नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। दोस्तों, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश की है। ये सिर्फ 75 दिन के भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मुख्य न्यायाधीश टॉपिक है और उच्च न्यायालय वाला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश से जुड़े टॉप इम्पॉर्टेंट इस वीडियो पर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आज हम जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, जिसके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं तथा इन निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है और संविधान के अनुच्छेद 124(1) से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो हमारा राइट आंसर है जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे बता दूं कि जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, वह 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। जस्टिस यू ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सब पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 49वें हो गए या 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने किनका स्थान लिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा जस्टिस एन.वी. रमना। जस्टिस एन.वी. रमना का स्थान लिया है उदय उमेश ललित जी ने। ठीक है, 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित
नहीं करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124(1) में ये कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो मेरा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124(3). अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं? तो मेरा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124(6). अनुच्छेद 124(6) के अनुसार भारत के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है? तो मेरा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दिलाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो मेरा राइट आंसर होगा 34। 34 न्यायाधीश हैं वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मेरा राइट आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो मेरा राइट आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 2,80,000 रुपये प्रति माह। 2,80,000 रुपये प्रति माह भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मेरा राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आधारित होता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा संचित निधि से। संचित निधि से आहरित होता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर, संप्रदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वह सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो मेरा राइट आंसर होगा भारत की संसद। भारत की संसद के पास होता है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हमारा राइट आंसर होगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त होता है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो हमारा राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो मेरा राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर होता है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तब। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा 10। ठीक है, 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को डैश। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को डैश। तो हमारा राइट आंसर होगा अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? तो हमारा राइट आंसर होगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़।
यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी भारत के अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक कुल 96 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? तो मेरा राइट आंसर होगा कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 से कुल 17 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की गई है? तो मेरा राइट आंसर होगा वह भारत का नागरिक हो, साथ ही वह कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है दोस्तों, साथ ही उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और साथ ही जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।